बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिना वक्त को ज़ाया करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, Which constitutional amendment relates to the enactment of anti-defection law in India? एंटी-डिफेक्शन लॉ जो कि इंडिया के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है। 10th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टोटल 12 शेड्यूल है और 12 शेड्यूल में से जो 10th शेड्यूल है उसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ को मेंशन किया गया है। ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है क्या बताता है? एंटी डिफेक्शन लॉ हमको ये बताता है कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता है एज अ मेंबर ऑफ दैट पार्टी। ठीक है, मान लो हमारे पास एक बीजेपी का मेंबर है, ठीक है, और एनसी का एक मेंबर है। अगर किसी एनसी के मेंबर को बीजेपी में चले जाना है, एक इलेक्टेड मेंबर है एनसी का लेकर, ठीक है, वो अगर एमएलए है तो वो एमएलए बीजेपी में जो है तब ही जा सकता है, बट उसको एनसी से जो उसने लिया हुआ है अपना मैंडेट एज एन एमएलए उसको वो छोड़ देना पड़ेगा और एक सिंपल इंसान की तरह जो है वो इसमें जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटिशियंस को बचाता है स्विचिंग पार्टीज, ठीक है, पर्सनल रीज़न से, और ये इंश्योर करता है कि वो उसी पोजीशन पे रहें जिस चीज़ के लिए उनको लोगों ने इलेक्ट किया है, जिस पार्टी के लिए उनको इलेक्ट किया है। उनको अगर पार्टी को छोड़ना है तो पार्टी का दिया हुआ मैंडेट भी फिर उनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये है एंटी डिफेक्शन लॉ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है बचाता है स्विचिंग बिटवीन द पार्टीज़। ठीक है, ये चाहे हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के जो हाउस होते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मेंबर होते हैं या हाउस ऑफ पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, दोनों के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाई गई थी एंटी डिफेक्शन लॉ को इनेक्ट करने के लिए, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था? तो ये था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। ठीक है, 1985 में इस एक्ट को पास किया गया, लेकिन ये फोर्स में जो है ना एक्ट, ये 2002 में जो है फोर्स में आया था, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सोच विचार किया गया, बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या ये ठीक रहेगा या नहीं। तो इसलिए इसको जो है 16-17 साल जो है इन्वेस्टिगेशन में, इसके ऊपर जांच पड़ताल करने में लग गए और 2002 में फिर आखिरकार इस एक्ट को पास इन्फोर्स किया गया। ठीक है, तो 10th शेड्यूल के अंदर जो है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ आता है। ठीक है, 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल की बात अगर हम करें तो 11th शेड्यूल के अंदर जो है हमारे पास पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात की गई है और 12th शेड्यूल में हमारे पास म्यूनिसिपल कमेटी के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 11th शेड्यूल पंचायती राज सिस्टम के लिए, जिसके साथ 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील करती है, और 12th जो शेड्यूल है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के साथ डील करता है, जिसमें 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यशपाल कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1993 इज आल्सो नोन एज। तो मैं आपको बताऊं कि यशपाल कमेटी रिपोर्ट जो है 1993 में ये एक यशपाल कमेटी रिपोर्ट बनाई गई थी। इसका दूसरा नाम क्या है? क्या लर्निंग थ्रू ब्रॉडकास्टिंग, क्या आईटीसी इन टीचर एजुकेशन, द कमेटी टू एडवाइज ऑन रिनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन, या लर्निंग विदाउट बर्डन। तो इस कमेटी का दूसरा नाम है लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, तो 1993 में इस कमेटी को बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो एकेडमिक लोड होता है स्टूडेंट्स के ऊपर उसको कम किया जाए।
उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच को अप्लाई किया जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है। सिलेबस हो, करिकुलम हो, वो एक स्टैंडर्ड वे का नहीं होना चाहिए, एक फ्लेक्सिबल वे में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चाइल्ड्स। बच्चे की कैपेसिटी, बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का नीड समझ के जो है हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है, हर एक बच्चे को समझ के। तो लर्निंग विदाउट बर्डन जो है कहते हैं हम यशपाल कमेटी रिपोर्ट, जो कि 1993 के साथ डील करती है, ठीक है। एक टर्म है संगम, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन साउथ इंडियन हिस्ट्री। संगम साउथ इंडियन हिस्ट्री में, एंशियंट साउथ इंडियन हिस्ट्री में एक टर्म यूज़ की जाती थी संगम। इस संगम का मतलब क्या है? एन एंशियंट काउंसिल ऑफ लर्नड पोइट एंड स्कॉलर, मतलब ये तमिलनाडु में बहुत सारे पोइट्स जो थे, तमिल पोइट्स थी, उनकी एक असेंबली, एक काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है। तो उस काउंसिल को, उस असेंबली को कहा जाता था संगम। किसकी असेंबली, किसकी काउंसिल? जो वहाँ के पोइट्स थे, स्कॉलर्स थे, उनकी एक काउंसिल हुआ करती, असेंबली हुआ करती थी, और उस असेंबली को संगम कहा जाता था, ठीक है। याद रखना, बाकी ऑप्शंस ये इसके लिए ठीक नहीं है। द क्वीन हु टुक द लीड इन द साउथ इंडियन रेबिलियन, ठीक है, मतलब एक ऐसी क्वीन है जिसने साउथ इंडियन रेबिलियन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो है लड़ाई करने वाली जो क्वीन है, उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वो है वेलाई नेचर, ठीक है। वेलाई नेचर जो है नाम है उस क्वीन का जिसने साउथ इंडियन रेबिलियन, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट फाइट जो है की थी। तो फर्स्ट इंडियन क्वीन जिसका नाम है वेलाई नाचियार, ठीक है। तो याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा समुद्रम एंड कालापक्कम आर रिस्पेक्टिवली इम्पोर्टेंट फॉर, ठीक है। तो आपको पता है शिवा समुद्रम जो एक वाटरफॉल भी है। तो जब वाटरफॉल है दैट मीन्स इट इज़ एसोसिएटेड विद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि कर्नाटका के अंदर है। और कालापक्कम जो है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कालापक्कम न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट जो है ये कौन सी स्टेट के अंदर है? शिवा समुद्रम कर्नाटका स्टेट के अंदर है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। और कालापक्कम जो है ये एक न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बट आप मुझे ये बताइएगा कि ये कालापक्कम जो है न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट ये किस स्टेट के अंदर है? नीचे दिए गए ओशंस में से सबसे वार्मेस्ट ओशन कौन सा है? तो वो है इंडियन ओशन जो है सबसे वार्मेस्ट ओशन है इन द वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है। और सबसे जो कोल्डेस्ट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। कोल्डेस्ट ओशन जो है इन द वर्ल्ड कौन सा है? वार्मेस्ट जो है वो इंडियन ओशन है। तो कोल्डेस्ट आप मुझे बताइएगा। फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर फंडामेंटल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 के अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक डील करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, जिनको हमने यूएसए से जो है लाया हुआ है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है? वो है यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। इतना तो हमने जान लिया, ठीक है। टोटल फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे पास ओरिजिनली 7 थे, लेकिन अब जो है हमारे पास टोटल फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो टोटल 6 हैं। जो 7th फंडामेंटल राइट्स था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको जो है एक लीगल राइट बना दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1978 में, जो कि आर्टिकल अब 300 के अंदर आता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या हम इसको लीगल राइट भी बोलते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। अब जो है ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो अभी जो हमारे पास हैं टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं।
अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? ये बेसिक है, फंडामेंटल है, बुनियादी हक है, ठीक है, इसलिए इनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनकी प्रोटेक्शन करता है, इनको इन्फोर्स किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। किसी का फंडामेंटल राइट जो है अगर कोई वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जो है इसके अगेंस्ट रिट जो है पेश की जाती है और अपना राइट जो है हम कोर्ट के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये फंडामेंटल है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि इनको सिर्फ कुछ ही केसेस में सस्पेंड किया जाता है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला गया है, इन केस ऑफ एमरजेंसी, ठीक है, जब नेशनल इमरजेंसी जो है होती है उस टाइम जो है इनको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। वो भी कुछ हैं जिनको सस्पेंड किया जाता है, सब के सब सस्पेंड नहीं होते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 21 है और आर्टिकल नंबर 19 जो है ये जो है उस टाइम सस्पेंड नहीं होते हैं। राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम जो है ये उस टाइम भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स रहते हैं, तो सस्पेंड नहीं होते हैं, ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। दीज आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, हम स्टेट के अगेंस्ट भी जो है ये इन्फोर्सेबल हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। बोलते हैं इनको हम अमेंड नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसकी अमेंडमेंट हो सकती है, ठीक है। आर्टिकल 364 जो हमें बोलता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट ला सकते हो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, 4 स्टेटमेंट जो है गलत है इसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ ILO और UNESCO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर जो है कहाँ पे है? रोम इटली में है, ठीक है, याद रखना है। यूनेस्को का हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का हेड क्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक काउंसिल एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी एक रिकमेंडेशन है 1994 से कि वर्ल्ड टीचर डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए एनुअली। क्वेश्चन है कि ये वर्ल्ड टीचर डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्या ये 14 नवंबर को किया जाता है, 15 दिसंबर को किया जाता है, 5 सितंबर को किया जाता है या 5 अक्टूबर को किया जाता है? तो आपको पता है 5 सितंबर को जो है इंडिया के अंदर नेशनल टीचर्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड टीचर डे जो है 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखना है, वर्ल्ड टीचर डे अगर की बात की जाए तो 5 अक्टूबर है, लेकिन अगर नेशनल टीचर डे की बात की जाए तो वो 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि नेशनल टीचर डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को, तो किसकी याद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, किस पर्सनैलिटी की याद में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, आप मुझे ये आंसर क्वेश्चन में बताइएगा। Article 340 of the Constitution of India provides for the appointment of a commission। 340 आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बताता है कि एक कमीशन को अपॉइंट करना है जो इन्वेस्टिगेट करेगा कंडीशंस ऑफ एंड द मेजर ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ। ऐसी कौन सी सेक्शंस हैं सोसाइटी की जो आर्टिकल 340 में मेंशन की गई हैं कि कमीशन को अपॉइंट करना चाहिए उन क्लासेस की इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो क्या वो कमीशन जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, या शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए आर्टिकल 340 जो है अपॉइंट करता है एक कमीशन इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 341 और शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 342 के अंदर मेंशन किया गया है। और हमारे पास एक DPSP 46 है, इसके अंदर भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात की जाती है, लेकिन कमीशन अपॉइंट करना 341 के अंदर शेड्यूल कास्ट के लिए और कमीशन अपॉइंट करना शेड्यूल ट्राइब के लिए 342 के
अंदर आता है। तो याद रखना है, शेड्यूल कास्ट के लिए कौन से आर्टिकल के तहत कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, 341। शेड्यूल ट्राइब के लिए किस आर्टिकल के तहत कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा, 342। कौन सा DPSP जो है आर्टिकल जो है बात करता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में, आर्टिकल 46 जो है बात करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग द कैटल बिटवीन हाईलैंड एंड लो लैंड सीजनली नोन एज। आपको पता है कि जो नोमैड्स लोग होते हैं, ठीक है, वो विंटर्स और समर्स में जो है अपने कैटल्स को शिफ्ट करते रहते हैं, पहाड़ियों में चले जाते हैं, प्लेन्स में आते हैं, ठीक है, गर्मियों में जो है वो पहाड़ियों में चले जाते हैं, सर्दियों में वो प्लेन इलाके में आ जाते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग वो सीजनली करते रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्या इसको रेंचिंग बोलते हैं, मैरीकल्चर बोलते हैं, अलगा कल्चर बोलते हैं, या ट्रांसह्यूमन बोलते हैं? तो ट्रांसह्यूमन इज द करेक्ट आंसर, विच इज आल्सो नोन एज शिफ्टिंग द कैटल बिटवीन हाईलैंड्स एंड लोलैंड्स सीजनली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक सोशल रिफॉर्मर है, और उस सोशल रिफॉर्मर के बारे में हमारे पास कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये पॉइंट्स किस सोशल रिफॉर्मर के बारे में बताए गए हैं? पहला पॉइंट है, एक सोशल रिफॉर्मर हु एडवोकेटेड इंटरकास्ट मैरिज एंड विडो रीमैरिज। मतलब इसने बोला था कि इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, विडो रीमैरिज भी हो सकती है। पहला पॉइंट उसने ये बताया है उस सोशल रिफॉर्मर ने। इसने बोला है कि चाइल्ड मैरिज को इरेडिकेट करना है। ये पॉइंट किसने बताया है? जिसने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बलहत्या प्रतिबंधक गृह। ठीक है, बलहत्या प्रतिबंधक गृह एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये इसको स्टार्ट किया था। और फर्स्ट स्कूल जो है गर्ल्स के लिए 1848 में स्टार्ट भी किया था, और ख़ुद भी वो एक फर्स्ट फीमेल टीचर जो है इंडिया की मानी जाती हैं। तो वो ये किस सोशल रिफॉर्मर के बारे में बात की गई है? क्या ये स्टेटमेंट कदम्बनी गांगुली के बारे में है? क्या ये स्टेटमेंट उषा मेहता के बारे में है, रामाबाई रेनेड के बारे में है, या सावित्रीबाई फुले के बारे में है? तो ऑप्शन नंबर डी, सावित्रीबाई फुले फर्स्ट फीमेल टीचर हैं इंडिया के अंदर, और इन्होंने फर्स्ट इंडियन स्कूल जो है 1848 में ओपन किया था लड़कियों के लिए। ठीक है, और ख़ुद उसकी फर्स्ट फीमेल टीचर भी हैं। ठीक है, इन्होंने चाइल्ड रीमैरिज को ख़त्म करने की बात की गई थी, विडो रीमैरिज को प्रमोट करने की बात की थी, इंटरकास्ट मैरिज को इन्होंने प्रमोट करने की बात की थी। तो ये एक सोशल रिफॉर्मर हैं सावित्रीबाई फुले, जिसके बारे में ये ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स जो हैं ये सब की सब ठीक हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क आप मुझे ये बताओगे कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में के दौरान जो है इंडियन फ्लैग को होस्ट करने वाली फीमेल जो है, उस फीमेल का नाम क्या है? ठीक है, उस फीमेल का नाम क्या है वो आपने मुझे बताना है। और इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एक स्लोगन है, बहुत फेमस स्लोगन रहा है, उस स्लोगन का नाम क्या है? उस स्लोगन को देने वाला कौन है? वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, तो ये था सब कुछ आज की वीडियो में। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।